फिर हम लोग बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो करंट अफेयर्स में पिछली बार आपको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वाला बताया था आपको, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हाँ, तो उसका लिख लीजिए, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। सीबीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजर्व बैंक इसको लेके आएगा नहीं आएगा वो एक अलग चीज है, लेकिन बजट में इस बार जो है गवर्नमेंट ने बताया कि वो जनवरी 2023 तक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। तो इसके बारे में बहुत सारे क्या होता है, डिजिटल करेंसी क्या होती है, और ये क्रिप्टो करेंसी अगर है तो ये बिटकॉइन जैसी करेंसी से किस तरह से अलग होगी, है ना। तो बिटकॉइन से अलग कैसे होगी, और दुनिया भर में कहाँ कहाँ डिजिटल करेंसी चल रही है, और भारत में इसका स्वरूप क्या होगा, कौन इसको जारी करेगा, कौन लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जारी तो रिजर्व बैंक कर रहा है, तो फिर बैंकिंग सिस्टम का क्या होगा कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। तो अभी जो आपके पेमेंट बैंक हैं वो किसी बैंक अकाउंट से जुड़े रहते हैं, जो आप फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो ये किसी न किसी एक अकाउंट से जुड़े रहते हैं और फिर आपको यूपीआई के माध्यम से वो आपको देता है, सर्विसेज मिलती हैं। लेकिन सीबीडीसी जो है वो सीधा रिजर्व बैंक से जुड़ा होगा और रिजर्व बैंक में ही आपका एक अकाउंट होगा। तो फिर बहुत सारे लोग अगर डिजिटल करेंसी पे आ जाते हैं, और जो हमारे फिएट करेंसी जो हम लोग अभी यूज करते हैं, रुपए पैसे हम जो दुकानों पे देते हैं, जिससे कोई चीज खरीदते हैं, हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसके अल्टरनेट के तौर पे यदि डिजिटल करेंसी अगर आती है तो फिर फिएट करेंसी पे उसकी सप्लाई पे कितना अंतर आएगा, कैश जो मार्केट में कैश ट्रांसफर होता है उसका कितना असर आएगा। और अगर डिजिटल करेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर इस बैंकिंग सिस्टम जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम है हमारा, तमाम प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर के जो तरह तरह के बैंक हैं, ये खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि इनको बाईपास करके जाएगा। तो फिर इनका क्या मतलब है, और कितने सारे एम्प्लॉई हैं, तो इतने सारे एम्प्लॉई का फिर जो है एक तरह से एम्प्लॉयमेंट खतरे में आ जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगर मान लीजिए जारी नहीं करता है रिजर्व बैंक, तो फिर ऐसे में क्या होगा, अगर हम कह रहे हैं कि इतने सारे खतरे हैं, अगर वो जारी नहीं करता है तो अमेरिका और चाइना जो सेंट्रल बैंक डिजिटल, उसकी जो डिजिटल करेंसी होगी वो पॉपुलर हो जाएगी, तो इंडिया के लोग उसकी डिजिटल करेंसी यूज करने लग जाएंगे, तो भारत को नुकसान हो जाएगा, फिर उस पर कंट्रोल भी नहीं रहेगा। यहाँ रिजर्व बैंक का कंट्रोल तो रहेगा कम से कम। फिर वो जो पब्लिक लेजर टेक्नोलॉजी है कि वहां पर जैसे बिटकॉइन को आम आदमी कंट्रोल कर सकता है या जनरेट कर सकता है, या उसका माइनिंग हो सकता है, या उसको वो जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है, तो यहां पर भी हो सकता है क्या। यहां पर ये पब्लिक लेजर नहीं होगा, इस लेजर को कौन मेंटेन करेगा, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है एक तरह का, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो फिर ये बिटकॉइन के अल्टरनेट के तौर पर कैसे देख रहे हैं, तो इस तरह के 2500 तरह के एंगल हैं उसमें, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। ये सारे एंगल आप जब उस पर देखोगे तब जा करके आपका सीबीडीसी वाला चैप्टर मेंस के हिसाब से कवर होगा, और प्रीलिम्स का कोई भी प्रश्न होगा तो आप उत्तर दे पाओगे। तो सबसे पहले तो व्हाट इज क्या है ये, फिर टाइप्स उसके कितने प्रकार की होती है, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ हो चुकी है, ऑलरेडी डन, फिर कंपैरिजन, सबका कंपैरिजन। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, नोट्स बनाने का। और करंट अफेयर्स में तो एक मुद्दा आता है, छोटा सा इशू आता है, उसके बाद फिर आपके नोट्स जो है वो एक चेन चलती है, तब जाकर के प्रीलिम्स कवर होता है।
और मेंस का फिर किसी भी एंगल का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप उसका जवाब देने की स्थिति में रहते हो और इंटरव्यू में भी जवाब दे पाते हो। तो ये लेवल लाना पड़ता है। मैंने आपको कई तरह के एग्जाम्पल दे दिए हैं पहले, ठीक है। रूस यूक्रेन में आपको तरह तरह के मैंने एंगल बताए थे, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ता है। ठीक वैसे ही मैंने आपको सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में बताया था। तो एक मुद्दा है, तो आज का होमवर्क में एक और लिख लीजिएगा। सेमीकंडक्टर चिप पहले नहीं किया तो अब फिर से कर लीजिएगा। चिप्लोमेसी, उसको चिप्लोमेसी कहा था, डिप्लोमेसी की जगह चिप्लोमेसी। तो सेमीकंडक्टर चिप जो है वो दुनिया में कहाँ कहाँ बनती है, कौन कौन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है, यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, ये रॉ मटेरियल मिलता कहाँ कहाँ है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगली जो वॉर है वो मिनरल्स की है एक तरह से। मैंने बताया पहले ऑयल वाला जमाना था, अब मेटल्स एक तरह से। तो ये जो स्पेशल मेटल्स हैं, लिथियम है और कॉपर है, तो ये जिन देशों के पास ज्यादा है वो आगे जाकर के राज करेंगे, उनका जमाना आएगा, ठीक है ना। तो ऑयल इकोनॉमी का जमाना चला गया, अब नया जमाना आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही जो है सेंसर्स, तरह तरह के सेंसर्स का जमाना है। आने वाले समय में सेंसर्स खूब होंगे, क्योंकि सेंसर्स विजिलेंस का काम भी करते हैं, निगरानी भी करते हैं। सेंसर्स अलग जहां लगे रहते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां सेंसर लगा दिए जाते हैं। वो पता लगाते हैं कि वो आंख और कान की तरह काम करते हैं, वो सुनते भी हैं, गंध भी लेते हैं। कहीं पर कोई चीज, गलत चीज लीकेज हो रही है जिससे विस्फोट हो सकता है या पूरी तबाही मच सकती है, तो सेंसर से बहुत पहले पता लग सकता है, तो शट डाउन कर देगा ऑटोमेटिक सब चीजों, तो डैमेज होने से बच जाएगा। तो सेंसर देखते भी हैं, सेंसर सूंघते भी हैं, सेंसर सुनते भी हैं। तो सेंसर्स में बैटरी होती है। तो अभी एक माहौल बन रहा है कि बैटरी कैसे काम करे, तो बैटरी को वो चार्ज कैसे करे। तो 3 तरीके हैं चार्ज करने के। एक सोलर होता है, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बैटरी नहीं लगाना चाहते, बैकअप बैटरी भी वहां नहीं रखना चाहते। बैकअप बैटरी तो रखना पड़ती है हमेशा, क्योंकि कभी मूल बैटरी जब काम नहीं करती तो फिर वो बैकअप बैटरी जो है वो मदद करती है। लेकिन चार्ज कैसे होगी, बैटरी कैसे चार्ज होगी, खास करके सेंसर्स की, क्योंकि वो तो ऐसी जगहों पे लगे रहते हैं। तो 3 चीजों से, लाइट से, हीट अपने आप में एक एनर्जी है, और हीट सब जगह होती है, जहां लाइट नहीं होती वहां पे भी हीट तो होती है। तो हीट से चार्ज होता है, लाइट से चार्ज होता है, और तीसरा होता है फ्रिक्शन के उससे, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो आने वाले समय में कपड़ों के साथ जो सेंसर लगेंगे वो आपके चलने मात्र से चार्ज हो जाए, तो उसको बोलेंगे पीजो इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हम लोग कपड़ों में घर्षण देखते हैं और उसमें करंट भी महसूस करते हैं। कई जगह हम चल के आते हैं और किसी चीज को हाथ लगाते हैं, एकदम हमको झटका लगता है, इसका मतलब बिजली बनती है। तो कपड़ों के माध्यम से, फ्रिक्शन के माध्यम से बिजली तो बनती है, तो क्या उसे चार्ज हो सकता है। तो ये क्या है, ये सब चीजें खबरों में है, इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट सीधे सीधे बता रहा हूं, और ये सीधे एग्जाम में आ जाएंगे तो आपको ज्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आ जाएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे। जिस्ट बता रहा हूं मैं आपको, पर ये है कि आपको इसको तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा नोट्स बनाओ उसके ऊपर। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स को कैसे चार्ज करते हैं, कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं,
तो ये थोड़ा आपको करनी पड़ेगी माथा पिचा। आर्टिकल मिल जाएंगे आपको, द हिंदू में मिल जाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस में, मैं वहीं से बता रहा हूँ, वहीं से डिटेल पढ़ के बता रहा हूँ। बस शर्त है कि क्या है कि आप करो उसको करोगे तो थोड़ा थोड़ा होमवर्क में करंट अफेयर्स का ऐसा देता रहूंगा तो आपको मिलता जाएगा। ठीक है, एक मैंने अपने क्लास में भी होमवर्क दिया है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया इन रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो सोशल मीडिया का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक का जो सोशल मीडिया जो था वो हम लोगों के यूज का था, लेकिन यूक्रेन रशिया वाले क्राइसिस में उसका रोल ही बदल गया। पहले जो फ्रेंको पर्शियन या फ्रेंको जो स्पेनिश वॉर हुआ करते थे, वहां पर फोटोग्राफ जो है वो राष्ट्र भावना जगाते थे या देश के लिए लड़ने की भावना विकसित करते थे। तो पहले पत्रकार जब जाते थे तो बहुत बड़े बड़े कैमरा ले जाते थे, बड़ी बड़ी मशीनें थी, उनसे फोटो खींचे जाते थे, फिर वो न्यूज़पेपर में छपते थे और उससे लगता था कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अब आप लाइव टेलीकास्ट देखते हैं यूक्रेन से। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज, पुतिन का रुतबा आपको बिल्कुल एक अलग दिखाई देता है कि कैसे 100 फीट लंबा एक टेबल है और उसमें पुतिन जो है कोट पैंट पहने हुए खड़े हैं और उसको सलाम ठोकने वाले 50 लोग खड़े हैं, और जेलेंस्की एक सिंपल टी शर्ट में और ट्राउजर में ऐसे रोड पे चलता हुआ दिखता है, जैकेट पहन रखा उसने सेना का। तो वो आम आदमी की तरह, हीरो की तरह नजर आता है, तो उसको कोऑपरेशन मिलता है, यूरोप का कोऑपरेशन मिलता है, उसको लगता है कि ये कॉमन मैन है, ये डेमोक्रेसी है। पुतिन से डेमोक्रेसी महसूस नहीं होती, वहां डेमोक्रेसी महसूस होती है, क्योंकि ये सब चीजें दिखती हैं, विजुअल्स है ना, ये सब दिखते हैं, और जब दिखते हैं तो आदमी के जहन पे असर डालते हैं। खास करके यूरोप में ये रिकॉग्निशन बहुत है कि आप कॉमन मैन की तरह रहो, आम आदमी की तरह रहो। रात से ठाट बात तो उन्होंने बहुत देखे, बहुत रॉयल फैमिलीज देखी हैं, लंदन में महारानी भी है, लेकिन आम आदमी की बात करने वाला जो आदमी होगा उसकी अहमियत है। इसलिए हमारे यहाँ केजरीवाल को आप देखते होंगे तो वो IRS है, IITian है, तो उसने अच्छे कपड़े, कोट टाई पैंट सब पहना होगा पहले, तो वो भी दिख सकता है, अच्छा दिख सकता है, लेकिन वो जानबूझ करके ऐसा कॉमन मैन की तरह दिखता है, शर्ट को बाहर निकाल के रखेगा और वो बाथरूम स्लीपर पहन करके रोड पे आ जाएगा, आम आदमी बन के दिखेगा। ठीक है, और ये प्रयोग गांधी जी बहुत पहले कर चुके थे। गांधी ऑल इंडिया के लीडर थे ही इसीलिए क्योंकि वो इंडियन जैसे क्योंकि उस जमाने में इंडियंस ऐसे ही धोती लपेट लेते थे, ज्यादा कुछ आदमी के पास होता ही नहीं था, सब ऐसे ही थे, तो उन्होंने वही वाला वेशभूषा अपनाई, तो वो सक्सेस हो गए। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा था, तो केजरीवाल की जो एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है वो इस वजह से, और जेलेंस्की की दुनिया भर में एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है वो मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से। रियल टाइम कमेंट कर सकता है आदमी, लाइक कर सकता है, और वो अपने देश के हालात जो है बता रहे हैं, देखो ये यहाँ बम गिर रहा है, यहाँ देखो मैटरनिटी हॉस्पिटल पे बम डाल दिया है, ये तो महिलाओं का, गर्भवती माताओं का अस्पताल है, इस पे बम गिराना चाहिए कि, तो ये चीजें झकझोरते ही आदमी, हालांकि वो देखना नहीं चाहते, ऐसी नेगेटिव न्यूज से बचना चाहते हैं, बल्कि लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। वहां पे भी युद्ध में भी, जैसे कि यूक्रेन के किसान गए और अपने ट्रैक्टर पे उन्होंने टैंक बांधा रूस का और उसको घसीट के खेत में ले चले गए टैंक को, तो लोग इस प्रकार के वीडियो और ऐसे विजुअल्स देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो। उसमें तो दुख होता है जब ऐसा वीडियो आता है कि मैटरनिटी हॉस्पिटल पे बम गिरा रहा है पुतिन और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो एक इंफीरियरिटी आती है कि हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो जब भी ऐसे निगेटिव वीडियो आते हैं तो लोग सोशल मीडिया पे बचना चाहते हैं, ध्यान रखें। कई बार हमको लगता है कि ये तो हड़कंप मचा देगा, ऐसा नहीं होता है। लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, लोग सुखी होना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे वो दुखी नहीं होना चाहते, वहां वो मनोरंजन के लिए है। तो इसलिए यदि आप इस प्रकार के वीडियो आएंगे तो जिसमें कि उनको खुद का फ्रस्ट्रेशन आ जाए या खुद का फेल्योर समझ में आने लग जाए आदमी को कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, यहाँ तो ऐसा हो रहा है, तो फिर वो ऐसे को स्किप कर देगा, पूरा वीडियो नहीं देखता,
अगर 10 मिनट का वीडियो है या 5 मिनट का है तो कुछ सेकंड देखेगा, उसके बाद पूरा नहीं देखता। इसलिए आप बहुत कटी फटी लाशों के फोटो अगर आप सोशल मीडिया पे डालोगे तो उसको कोई नहीं देखेगा, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, एकदम से स्क्रॉल करेंगे उसको, एकदम से आगे बढ़ेंगे। तो सोशल मीडिया बिल्कुल ही एक अलग प्रकार का मीडियम है, और उसने वॉर जोन ने किस तरह से काम किया, ये एक सवाल आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल नए प्रकार का मीडिया है। कि वहां तो एडिटर जो है अखबार वाला छापने से मना कर देता है ना, टीवी पे दिखाने के लिए भी जो एडिटर बैठा हुआ है, ऑनर है चैनल का, वो मना कर देगा आप ऐसा नहीं दिखा सकते टीवी, उनकी कुछ। लेकिन सोशल मीडिया पे तो रियल टाइम पब्लिश होता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जरूर एक लिखिए, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन वॉर टाइम, पीस टाइम, इकोनॉमी में सोशल मीडिया का क्या रोल है। तो ऐसे अलग अलग तरह के रोल लिखिए सोशल मीडिया, नोट्स बनाइए। ये प्रैक्टिस जब आप करोगे तो मेंस की तैयारी आपकी, ये मैं जितने मुद्दे बता रहा हूं ना, ये सब मेंस के क्वेश्चंस हैं, और सब बदल चुके हैं, और प्रीलिम्स के सवाल भी इसी के आसपास घूमेंगे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको करना है। फिर चीन और अमेरिका, ये दो ऐसे देश हैं जो आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। तो इनका जो लड़ाई है, जिसको हम ट्रेड वॉर बोल रहे थे पहले, व्यापार संघर्ष, अब वो केवल ट्रेड वॉर नहीं रहा, वो बहुत आगे बढ़ गया। तो इन दोनों का डेटा जो है बराबर, दोनों की इकोनॉमी, दोनों का जीडीपी, दोनों का पर कैपिटा इनकम, परचेसिंग पावर पैरिटी पे नॉमिनल वाला, तो ये तुलनात्मक चार्ट बनाई है, वो कहीं न कहीं परीक्षा में काम आएगा आपको। कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ताकत क्या है, आखिर अमेरिका की ताकत क्या है, चीन की ताकत क्या है। ठीक है, और ऐसे समय में अभी एक आर्टिकल पढ़ा था हमने कि जापानिफिकेशन ऑफ चाइना, बड़ा मजेदार आर्टिकल है। मजेदार इस सेंस में है क्योंकि हमारे साथ भी भाई 15 साल बाद होने जा रहा है, जो भी चाइना के साथ होने वाला है, हो रहा है, और 30 साल पहले जापान के साथ हुआ था। तो जापान के साथ क्या हुआ था 30 साल पहले, कि जापान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया, बट जापान की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो घट गई थी। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो चली गई, बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हो गए। तो जापान में बूढ़े लोग बहुत हैं, और पैसा बहुत है, निगेटिव इंटरेस्ट रेट। बैंक में पैसा डालेंगे तो बैंक वाला पैसे काट लेगा आपको पैसे देगा नहीं, बल्कि उल्टा काट लेगा। आपने 100 रुपया जमा कराया, वो 95 काउंट करेगा उसको, 5 रुपया रख रखाव का काट लेगा वो, क्योंकि पैसा बहुत है। 30 साल से वहां कोई कर्जा नहीं लेता, चाहे आप रिजर्व बैंक की जैसी पॉलिसी बनाना है बना दो, कर्जा कोई लेता ही नहीं। तो ये चीज जो है चाइना में आने लगी है, चाइना में भी लोगों ने कर्जा लेना बंद कर दिया, बैंक से कर्जा नहीं उठाना। और जनसंख्या, वर्किंग एज पॉपुलेशन, उन्होंने एक बच्चा नीति बनाई थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, तो उसका नुकसान ये हुआ कि अब उन्होंने ओपन कर दिया, 2, 3, 4 जितने बच्चे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको, सरकार को, लेकिन लोग शादी करने को तैयार नहीं है। तो जनसंख्या दरअसल क्या है कि 2 चीजें चाहिए, कैपिटल इनफ्लो भी चाहिए और जनसंख्या भी होनी चाहिए आपके पास, तब जाकर के इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। 2 तरह की चीजें चाहिए, कैपिटल इनफ्लो भी चाहिए, यानी कैपिटल आपके पास आता रहे, पूंजी का अंतर्निवेश होता रहे, पूंजी निवेश आपके यहाँ काफी मात्रा में हो। पूंजी निवेश करने के लिए पूरा माहौल बनाना पड़ेगा, और जनसंख्या भी बनी हुई रहे, क्योंकि पूंजी निवेश होगा और वर्कर्स नहीं होंगे तो, कि पूंजी निवेश करने वाले लोग ये भी देखते हैं कि लेबर कितना सस्ता है। तो भारत ने इस दिशा में काम किया, 4 काम किए हैं भारत ने, लेकिन हम जा उसी दिशा में रहे, चीन की तरफ ही।
तो 15 साल बाद हमको सामना करना, इसको बोलेंगे जापानीफिकेशन, जनसंख्या का जापानीकरण। तो जनसंख्या का जापानीकरण होना बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि चीन और जापान दोनों ने अपनी जनसंख्या का उपयोग किया और बूढ़ा होने से पहले अमीर हो गए। और भारत के साथ उल्टा हो रहा है, हम बूढ़े भी हो जाएंगे और अमीर भी नहीं होंगे, यानी गरीबी में ही बूढ़े हो जाएंगे तो फिर अमीर होने के चांस बंद हो जाएंगे। तो ये खतरनाक चीज है भारत के साथ। चीन ने मानवाधिकारों का हनन किया, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया और दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट हासिल किया, क्योंकि उसने लेबर लॉ रिफॉर्म किए। और लेबर लॉ रिफॉर्म करने से क्या हुआ कि सस्ता लेबर उसने अवेलेबल कराया दुनिया की कंपनियों को। आपके यहां निवेश तब आता है जब आप 4 तरह की चीजें करें। एक, आप अपने यहां लेबर लॉ रिफॉर्म करें। तो आपने देखा कि लॉकडाउन जब लगा था और तब लगा था कि दुनिया के तमाम देशों को गुस्सा आ रहा है चीन के ऊपर कि चीन के वुहान लैब से लीक हुआ वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है, कोरोना वायरस, और कोविड फैलाने के लिए जिम्मेदार है चीन। और चीन को सजा देने के लिए बहुत सारी कंपनियां, ट्रेड वॉर पहले से चल रहा था ट्रंप के समय से, दुनिया भर की कंपनियां वहां से निकलना चाहती थी। तो हम चाहते थे कि हमारे यहां वो कंपनियां आ जाएं, लेकिन कंपनियां भारत में आ जाएं उसके लिए उसको सस्ते श्रमिक चाहिए, सस्ता लेबर चाहिए। पूंजी लेके वो आ जाएगा, लेकिन लेबर सस्ता होना चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस होना चाहिए, रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। लेबर रिफॉर्म के साथ साथ लैंड रिफॉर्म, यानी उसको जमीन लगेगी इंडस्ट्री डालने के लिए तो जमीन उसको आसानी से मिल जाए। ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन कर दे हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो सरकार ऐसे कानून बनाती है। तो इसलिए मोदी जैसे ही आए थे 2014 में, उन्होंने सबसे पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था जो वापस लेना पड़ा उनको। फिर कृषि कानून, एग्रीकल्चर वाले रिफॉर्म्स, फिर इसमें आंदोलन के कारण वापस लेना पड़ा। ये क्यों बनाए थे? ताकि दुनिया भर के इन्वेस्टर यदि भारत में आए तो तुरंत उनको जमीन उपलब्ध करा सकें। वो कहते नहीं हमको एक खेती वाली जमीन चाहिए तो हाँ ये ले लो, वो तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि हमने कानून पास कर रखा है। लेबर चाहिए, लेबर ले लो। तो आपने देखा कि यूपी हुआ, एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, इन सब ने मजदूरों के 8 घंटे से 12 घंटे कर दिए थे कि 12 घंटे मजदूर काम कर सकेंगे। अब 12 घंटे से 8 घंटे करने का श्रेय जाता है अम्बेडकर को। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी जयंती मनाई हमने, उन्होंने 12 से 8 घंटे किए थे और उसमें उनको कई साल लगे थे, क्योंकि 12 घंटे यदि कोई मजदूर काम करेगा और 2 घंटे मान लीजिए घर जाने में लगते हैं और 2 घंटे आने में, तो 16 घंटे तो उसके रास्ते में हो गए। 24 घंटे में 16 घंटे निकल गए तो 8 घंटे। अब उसमें खाना भी है, सोना भी है और परिवार को समय भी देना है। तो मजदूर की तो जिंदगी खत्म हो गई, वो तो बीमार हो जाएगा। तो 8 घंटे से ज्यादा काम कराना अपने आप में एक मानवाधिकार का शोषण है, उल्लंघन है। और चीन ने अपने यहाँ पे लोगों से 12-12 घंटे काम कराया, यानी कि मानवाधिकारों का उल्लंघन कराया। तो वो इसलिए वो गांव में लोगों को नहीं रहने देता था ना, शहरों में ही गंदी बस्तियां बनाई और उन बस्तियों में वो लोग रहने लगे और वहीं पे काम करते थे, क्योंकि ट्रेवलिंग में ही समय निकल जाएगा, नहीं तो आने जाने में समय निकल जाएगा। तो चीन की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान वहां के मजदूरों का है। चीन ने दुनिया भर की कंपनियों को, यूरोप ने और अमेरिका ने तय किया कि हम अपनी हवा को खराब नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो वायु है इसमें प्रदूषण नहीं होने देंगे, हम किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ चार्ट बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, लेआउट बनाएंगे और उसका वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम किसी दूसरे एशियन कंट्री में करेंगे, अफ्रीकन कंट्री में करेंगे।
मैन्युफैक्चरिंग वहां होगी, माइनिंग वहां होगी, एग्रीकल्चर वहां होगी, यानी वही कच्चा माल जो अंग्रेजों का कंसेप्ट था। पर वहां पर अंग्रेजों के कंसेप्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था और इंडस्ट्री वहां थी और कच्चा माल यहां से ले जाते। ये बोलते थे नहीं, कच्चा माल भी यहीं का, इंडस्ट्री भी यहीं की, वर्कर्स भी तुम्हारे, लेकिन जो आउटलेट होंगे वो पूरी दुनिया में होंगे और जो बैंक होगा वो अमेरिका में होगा, न्यूयॉर्क में, ऑफिस न्यूयॉर्क में होगा, हेडक्वार्टर और हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में और बैंक भी न्यूयॉर्क की, यानी सब जगह जो बिकेगा सामान उसका पैसा कहाँ जमा होगा, न्यूयॉर्क में जाके जमा होगा। अब बात समझ में आ रही? तो यूरोपियन कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज ने ऐसे समय में चाइना को बहुत अच्छा पाया कि चाइना वो देश है जिसमें डिक्टेटरशिप है, जो अपने मजदूरों को जबरदस्ती काम करवा सकता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, और उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने चीन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और वो फायदा हुआ उसको। भारत इस वैल्यू चेन में, इसको यूं कह सकते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन, एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन। भारत ग्लोबल वैल्यू चेन में पिछड़ गया, तो भारत ग्लोबल वैल्यू चेन में कैसे आगे आ सकता है? पेंडेमिक जब आया तब लोगों को लगा कि ग्लोबल वैल्यू चेन में तो आत्मनिर्भर होने से भी बात नहीं बनेगी, लेकिन हमारा रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही देश पर जो डिपेंडेंसी है उसका बड़ा नुकसान होता है। हमने देखा कोरोना जैसे ही आया, सबकी डिपेंडेंसी किस पे थी? निर्भरता चाइना पे थी और उसका बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। चाइना ने मनमानी की और बहुत सारी चीजों का उसने निर्यात रोक दिया, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो बहुत सारी चीजें कोलैप्स हो गई और चाइना अपनी शर्तों के हिसाब से जीता भी है। तो डिपेंडेंसी बड़ी खराब होती है। तो फिर क्या करें? नहीं, वैल्यू जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें हमारा भी कोई न कोई रोल होना चाहिए, यानी कुछ सारी चीजें जो है एक ही चीज पर, एक ही देश पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम भी उस वैल्यू चेन का कुछ हिस्सा हो तो कुछ पार्ट्स को, कुछ चीजों को हम भी रोक सकें, ठीक है? या फिर हम सारी चीजें हम बना लें उसकी, या तो इतने पावरफुल हो, नहीं तो कुछ हिस्से तो हमारे पास हो, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट, इसीलिए शांति बहुत जरूरी है, इसलिए कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम होता है या तनाव होता है, या इसका जुलूस नहीं निकलने देंगे, उसका नहीं करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, इन सब से क्या होता है? इंटरनेट शटडाउन होता है तो इमेज खराब होती है। इंडाइसेस में हम नीचे जाते हैं, दुनिया भर के देश देख रहे होते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ शांति रहती है और कौन अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन कर सकता है, कहाँ हमारा पैसा फंसेगा नहीं। अगर आए दिन झगड़े होंगे, आए दिन लॉकडाउन होंगे, आए दिन जो है वो कर्फ्यू लगेगा, तो फिर दुनिया में इमेज खराब होगी, तो फिर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? तो आप अपनी जनसंख्या को लेकर बैठे रहो, कामकाजी जनसंख्या है, उसको काम कैसे मिलेगा? 12 घंटे भी काम करने वाला कानून भी बना दोगे तो 12 घंटे काम कहाँ करेंगे? तो आपको लेबर लॉ रिफॉर्म करने हैं, आपको लैंड लॉ रिफॉर्म करने हैं, लैंड रिफॉर्म भी करने हैं, आपको PLIS दे करके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो थी वो बहुत अच्छा काम था सरकार का, वो दे करके MSME को बचाना भी है, आपको माइनिंग भी करनी है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करना है, एनवायरमेंट वाले में भी काम करना है, दुनिया के इंडाइसेस में भी बने रहना है, यहाँ पर पीस बनाए रखनी है। कोई वॉर जैसा एटमॉस्फेयर होगा, झगड़े जैसा होगा कंटिन्यूअस, तो भी इमेज खराब होगी। तो ये सब राष्ट्र की जिम्मेदारी, राष्ट्र के लोगों की जिम्मेदारी है। यही योगदान है कि हम एक दूसरे से झगड़े नहीं, यही अपने आप में कम कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि आपके झगड़े को देख करके कोई कंपनी अगर वापस चली जाती है तो देश के दुश्मन तो आप हो ही गए ना, तो देश मजबूत कैसे बनेगा? पाकिस्तान पिछले 35-40 सालों में यही तो किया उसने, कट्टरता की उसमें आंधी में चला गया और मुल्ला मौलवियों का देश बन के रह गया, तो उसका पतन हो गया। हम बोलते हैं कटोरा आ गया उसके हाथ में, तो हम भी ऐसे
ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो 30-40 साल बाद हमारे हाथ में भी आ जाएगा कटोरा। ये कटोरे की ओर बढ़ने वाला काम है। आपको उदाहरण देखना है तो हमारे चारों तरफ उदाहरण पड़े हुए हैं। आपको खुद जो है वो प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी दूसरे के साथ कुछ होता है, उससे देख करके भी सीखा जाता है। आपके साथ भी किसी ने चाय रखी है, दूसरे के हाथ में भी रखी है, और उसने तुरंत मुंह में डाल लिया और उसका मुंह जल गया और वो सीसी करने लगा, और एकदम से आपको लगा रहे इसको तमीज नहीं है, और आप भी अगर वही कर लें तो क्योंकि आपके साथ भी तो वही होगा ना। तो कभी कभी देख के भी सीखना चाहिए। तो कई तरह के रिफॉर्म की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी भी आपको बरकरार रखनी है, हमेशा बिजली की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज में। तो अगर आपको दुनिया में आगे निकलना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, और उत्पादन करना है और निर्यात करना है, निर्यात करने वाला देश बनना है। क्योंकि अगर आप निर्यात करने वाले देश नहीं बनोगे तो दुनिया भर से पैसा कैसे आएगा। तो आपको अभी हम लोगों की स्थिति ये है कि हम डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा कर पाते हैं, डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर पाते हैं, हमारी घरेलू मांग को पूरा करने वाले देश हैं। श्रीलंका से भी देख करके सबक लिया जा सकता है। श्रीलंका ने जो गलतियां की वो गलतियां हम न करें। श्रीलंका अपनी मांग को पूरे करने से ज्यादा वो निर्यातक बन गया था कई चीजों में, लेकिन उसने रातों रात कई तरह के रिफॉर्म कर दिए। करप्शन तो था ही, बहुत बड़ा कारण करप्शन तो था ही, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, रातों रात उस देश ने निर्णय लिया कि मैं अब केमिकल का इस्तेमाल खेती में नहीं करेंगे। तो खाद्यान्न की कमी हो गई है, भारत से दान जा रहा है, अब हम दान स्वरूप दे रहे हैं, पड़ोसी है तो देना पड़ता है। लेकिन ये नौबत आ गई, अब वो सारे साइमन गोबेक की तरह नारा लगा रहे हैं कि राजपक्षे गोबेक, गोटाबाया गोबेक। तो ये हालात हो जाता। तो जब कभी कोई शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, या यूं कहें कि एक ही आदमी निर्णय, एक्सपर्ट्स की जो नहीं सुनता, जो एक्सपर्ट्स सलाहकारों की नहीं सुनता, अपने मन से कुछ तो भी निर्णय लेता रहता है, ऐसा देश जो है बहुत जल्दी पतन में चला जाता है। एक्सपर्ट्स की सुनना चाहिए, विद्वानों की सुनना चाहिए, जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात सुनना चाहिए, और उनसे सुनकर के निर्णय लेना चाहिए, मर्जी से निर्णय नहीं करना चाहिए। तो हमारे आसपास जो अधिकांश लोग हैं उन्होंने मर्जी से निर्णय किए तो उसका नुकसान झेल रहे हैं। तो ये दुनिया भर की जो वैश्विक सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन या ग्लोबल वैल्यू चेन, सप्लाई वैल्यू चेन कह सकते हो। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारा क्या रोल हो, भारत का क्या रोल हो, भारत उसके लिए किस प्रकार से तैयार हो, है ना। अभी जो सीबीडीसी मैंने बोला वो भी जरूरी होगा, उसके लिए रिजर्व बैंक को रिफॉर्म तो करने पड़ेंगे, बैंकिंग रिफॉर्म भी करने पड़ेंगे हमको, दुनिया भर की कंपनियां आएंगी तो। और अगर हम कहेंगे कि नहीं हम वो नहीं बुलाना चाहते, हम अपना खुद का कुछ करेंगे, तो आपके यहाँ के लोग इन्वेस्ट करने को तैयार होते नहीं है। वो सरकारी मार्जिन देखते हैं। हमारे यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो 10 टाइम्स 5 टाइम्स मार्जिन देखता है। वो देखता है मेरा पैसा 5 गुना हो जाएगा क्या, 10 गुना हो जाएगा क्या। अगर दुगना भी हो रहा होगा तो वो पैसा नहीं लगाता, रिस्क मानता है उसको एकदम बहुत ज्यादा कई गुना मल्टीप्लाई होने वाला चाहिए। ठीक है। दरअसल क्या है कि आप स्टूडेंट हो अभी और नौकरी करने का सोच रहे हो, तो आपकी मानसिकता अलग है। आप जिस फैमिली से आते हो या नौकरी करने की जो बात सोचते हैं वो बिल्कुल अलग मानसिकता की फैमिली से आते हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पे वो कुछ लोग जो कोटेशन डालते हैं वो देख रहा था कि नौकरी में कोई कभी भूखा नहीं मरता और पैसे वाला कभी नहीं बनता, ऐसा कुछ था। नौकरी उसको कहते हैं, नौकरी की डेफिनेशन दी थी उसने कि उसमें वो पैसे वाला कभी नहीं बनता और भूखा कभी मरता नहीं, क्योंकि इतना तो मिलता ही रहता है कि वो खाना खा ले, अच्छे से खा ले। यही नौकरी होती है, इसको बोलते हैं कमा के खाना।
इसको क्या बोलते हैं? कई लोग होते हैं कमा करके खाते, तो नौकरी का मतलब होता है कमा के खाना, मतलब फिर खा गए, बचा बचा कुछ नहीं, कमा के और खा लिया। एक जमाना अलग था जब नौकरी करके लोग मकान बना लेते थे, बच्चों को करियर बना देते थे, बहुत कुछ कर लेते थे। आज के जमाने में नौकरी से सिर्फ आप कमा के खा सकते हैं। तो फिर आपको राइज होना है, मान लिया जाए नौकरी में है तो आपके पास 8-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बचत रहेगी, आखिरी में रिटायरमेंट तक 15-20 लाख, बहुत ज्यादा हुई तो 50 लाख हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि एक के पास 4 प्लॉट हैं और चारों 4-4 करोड़ के हैं, तो 16 करोड़ है उसके पास। तो इस टाइप की फैमिली से जो लोग आते हैं ना, नौकरी के बारे में सोचते नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि आज आपके पास कोई 5 लाख में ऐसी चीज खरीदी जाए कि इस 5 लाख का 2 करोड़ बन जाए, वो उस माइंडसेट से चलते हैं। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि 5 लाख से 2 करोड़ बनाया जा सकता है? कोई सामान खरीद के पटक ले जाए, उसका रेट बढ़ेगा तब बेच देंगे, तो 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, वो उस टाइप से दिमाग चलता है। वो नौकरी के बारे में कभी नहीं सोचते। तो इसलिए आप कहोगे कि आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो और फॉरेन की एफडीआई की बात क्यों कर रहे हो, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात क्यों कर रहे हो, या दुनिया भर की कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने की क्या जरूरत है, या भारत को ऐसा होने की क्यों जरूरत है? मैंने आपको बता दिया, इंडियन मेंटालिटी जो है वो मल्टीप्लाई करने वाली है। आदमी सोचता है कि मैं कमा करके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता इकोनॉमी में। ध्यान रखें, इकोनॉमिक कंडीशन किसी की भी कमा करके ठीक नहीं हो सकती। या तो फिर आप करप्शन करो, अधिकारी बन करके आप करप्शन करो, आपकी तनख्वाह तो 1 लाख रुपए है, लेकिन आप 50 लाख रुपया रिश्वत के लेते हो इस महीने में। 1 महीने में 50 लाख रिश्वत आ जाती है, तो फिर आप अमीर हो जाओ। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करने वाली जगह पर इन्वेस्ट करो। तो मल्टीप्लाई करने वाली जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां 1 का 10 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इंडियन मेंटालिटी समझ में आ गई होगी आपको। या तो वो करप्शन करते हैं या फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं बिजनेस में। इसीलिए जमीनों के दाम बढ़ते हैं, वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, जमाखोरी है, ये सब चीजें समझ में आ गई आपको। तो फिर इस देश को रोजगार कौन देगा? ये तो पर्सनल बात हो गई और पर्सनल डेवलपमेंट हो गया। देश का विकास तो नहीं हो सकता। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना करियर ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? वो कहां जाएंगे? तो उनके लिए माहौल जो है वो सरकार तैयार करे। या तो सरकार खुद इन्वेस्टमेंट करे और पीएसयू बनाए, लेकिन सरकार ने तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां बेचना चाहते हैं, तो वो तो खुद तो सरकारी क्षेत्र की कंपनी खड़ी करेंगे नहीं। तो फिर दुनिया भर का निवेश आमंत्रित किया जाए, यही एक तरीका है डेवलपमेंट का। बात समझ में आ गया? तो मैंने निवेश की बात क्यों की, आपको समझ में आ गया हो। यहाँ का जो पूंजीपति है वो पैसा लगाएगा नहीं। पॉलिटिशियंस ने तय किया है कि हम सरकार का पैसा लगने देंगे नहीं, तो फिर एकमात्र तरीका है कि दुनिया भर की कंपनियां यहाँ पैसा लगाए। और वो पैसा कब लगाएगी? जब आप शांति होने दोगे और शांति आप होने दोगे नहीं। झगड़ा टंटा करते रहने से आपको वोट मिलते हैं, पोलराइजेशन होता है, क्योंकि सब लोग अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं और फिर आपको वोट देते हैं। तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना नहीं, तो देश का डेवलपमेंट होना नहीं, तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? और आप राष्ट्रभक्त भी कैसे हो? तीनों कंडीशन। पूंजी भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो पार्टी के फाइनेंसर हैं सब। जो पूंजीपति हैं वो सारे पार्टी के फाइनेंसर हैं। पार्टी को भी तो देना पड़ता है उनको चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड, हिडन बॉन्ड, तभी तो वो राइज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। मैंने तीनों कंडीशन बता दी। गवर्नमेंट खुद लगाएगी नहीं, यानी पब्लिक का पैसा लगा तो चलो पीएसयू बना देते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनता का पैसा लगा रहता है उसमें। तो जनता से जो आप टैक्स लेते हो उससे बना दो, चलो उससे भी नहीं बनाओगे, विदेश को भी नहीं आने दोगे, तो फिर क्या खाना है भैया? हमने ठाना है, क्या ठाना है? इंडिया को आगे बढ़ने से बचाना है। यही ठान रखा है। तो ये
तो आप ये लिख सकते हैं कि आने वाली सदी में या आने वाले दशकों में भारत की प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ेगी, भारत अमीर कैसे होगा, या भारत अपनी आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़ाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, और खास करके इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगी। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके अपनाने पड़ेंगे आपको, फंडामेंटल राइट्स को बचाना पड़ेगा और राइट टू इक्वालिटी की बात को आगे लेके रखना पड़ेगा, तब जाकर के इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो आपने केवल बैंक में खाता खुलवा के कर लिया, लेकिन वही डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, न्याय स्कीम टाइप, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कहीं ना कहीं यूबीआई लाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीजें, तो आज मैं करंट अफेयर से जोड़ के बता रहा हूं आपको, तो कुछ दृश्य बन रहा है ना, ये है। और ये आप क्रॉस चेक करोगे, सरकारी आंकड़े खुद सरकार की एजेंसीज जो देती हैं, सरकारी वेबसाइट जो देती हैं, अगर उनके साथ करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन आपको 24 घंटे 24/7 जो न्यूज चलती हैं, उनमें कहीं इनके कुछ ग्लिम्सेस कहीं दिखते हैं क्या? कुछ आपको लगता है कुछ है, कहीं कुछ हो रहा है, या सुगबुगाहट है, या ऐसी कोई योजना है, या ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है? कहीं नहीं दिखता, कुछ भी नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं उस टाइप का कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कोशिश हम लोग करेंगे, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की करेंगे, PLIS ले लिया मैंने, लैंड रिफॉर्म ले लिया, लेबर रिफॉर्म ले लिया, ठीक है। और आप एक्सपर्ट्स अवेलेबल कराओगे, टेक्नोक्रेट अवेलेबल कराओगे, स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर वाले और तरह तरह के लोग, जब आप प्रोफेशनल्स और स्पेशलिस्ट अगर आप अवेलेबल कराओगे तो डेफिनेटली अट्रैक्ट होगी दुनिया भर की जो कैपिटल इनफ्लो है, वो भारत की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि रोल ऑफ कैपिटल इनफ्लो इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री या ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक विकास में पूंजी अंतर प्रवाह का योगदान। तो पूंजी अंतर प्रवाह का क्या योगदान? तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे ना, देखो क्या है कि ये सब आर्टिकल द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी मात्रा में इस प्रकार का आर्टिकल आता है, और जब ये आर्टिकल किसी पेपर बनाने वाले के निगाह से गुजरते हैं तो वो उसी पे प्रश्न बना देता है, उसी लैंग्वेज, वो सेम लैंग्वेज होती है। तो मैं जिस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, यही लगभग यूपीएससी के मेंस के और प्रीलिम्स के प्रश्न होंगे। बस थोड़ा सा आपको फैक्चुअल पार्ट जो है वो रटना है, ताकि प्रीलिम्स में आप अपना ऑप्शन ठीक कर सकें, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हमने बताई। एक और आर्टिकल था, थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड था, कि कोविड पेंडेमिक के बाद में लोगों के बिहेवियर में बहुत चेंज आ रहा है, लोगों के बिहेवियरल चेंजेस, साइकेट्रिस्ट के पास लोग जा रहे हैं, तो मनोचिकित्सक जो है वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और जब ऐसे केसेस बार बार आ रहे हैं तो लोगों को जो है, वैज्ञानिकों को, खास करके चिकित्सकों को ऐसा लग रहा है कि डैमेज बहुत बड़ा हुआ। डैमेज इस मामले में हुआ है कि एक तो कई लोगों को लगता है कि कोविड निकल गया तो सब कुछ ठीक हो गया और अब कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लोगों में इंसोम्निया हो गया। इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा की बीमारी। अनिद्रा की बीमारी क्यों आती है? क्योंकि कोई न कोई एक टीस रहती है मन में, पश्चाताप रहता है, दुख रहता है, जिसकी वजह से इंसोम्निया हो जाता है। खास करके जो लोग कोविड में अपने किसी पेरेंट को खो चुके, एक आध पेरेंट को खो दिया किसी ने, तो ऐसे ही केस मुंबई के एक डॉक्टर ने देखा कि उसने अपने एक पेरेंट को खो दिया, तो माता पिता में से कोई एक चला गया, तो उसने नौकरी छोड़ दी, होविंग कर रहे हैं, फायर हो रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको लगा कि मैं अपने पिता को बचा नहीं पाया या माँ को बचा नहीं पाया, मैं बचा सकता था लेकिन नहीं बचा पाया। तो कोविड के टाइम पे जो लोग गए ना, और ऑफिशियली सरकार 5.5-6 लाख बताती है,
और वैज्ञानिक और एक्सपर्ट 50 लाख बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं 90 लाख से 1 करोड़, 90 लाख से 1 करोड़ लोग मरे हैं। ठीक है, वैज्ञानिक वो साहस नहीं कर पाते हैं, चिकित्सक वो साहस नहीं कर पाते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं शिक्षक हूं। शिक्षक का साहस किसी भी राष्ट्र में सबसे बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि उसे भविष्य का निर्माण करना होता है, इसलिए उसे साहसी होना पड़ता है, और वो नहीं होगा तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। इसलिए 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को खोया है, और जिन लोगों ने खोया है वो जिंदा है, लेकिन अनिद्रा के शिकार। और ये जो हाफ लाइफ में जो प्रॉब्लम आनी चाहिए वो क्वार्टर लाइफ में आ गई। 20 साल से 30 साल के लोगों में वो प्रॉब्लम आने लगी है, जो 40 से 50 साल हाफ लाइफ क्राइसिस उसको बोलते हैं। जब 40 से 50 साल के आदमी को ऐसा लगता है कि दुनिया इतनी बदल चुकी है और ये हो चुका है, वो हो चुका है, कि अब मैं फिट नहीं हूं इस दुनिया में। सुसाइडल नेचर आता है कई बार, और आदमी को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदल गया और मैं उसके लायक नहीं रहा, दुनिया के लायक नहीं रहा, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है या फिर बहुत अलग हो गई है। कई बार वो ये नहीं सोचता कि आगे बढ़ चुकी है, कई बार वो बोलता अलग हो गई है और मैं ओरिजिनल रह गया हूं और सब बदल गए हैं। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ क्राइसिस। लेकिन ये क्राइसिस पहले छोटे लोगों में, छोटी उम्र के लोगों में नहीं थी, अब क्वार्टर लाइफ क्राइसिस शुरू की। तो यहाँ वैज्ञानिकों ने उसको टर्म दी है क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, यानी 25 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में। अब क्वार्टर लाइफ तो 25 ही माने, 20 ही माने, क्योंकि 80 साल पूरा है तो 20 में क्वार्टर लाइफ हो जाएगा। तो ये कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्वार्टर लाइफ क्राइसिस क्या है, या मनोचिकित्सक या डॉक्टर्स ऐसा क्यों सोचते हैं कि युवा जो है वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं। तो अवसाद में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ कर नहीं पाए। लॉकडाउन में वैसे भी कोई कुछ कर नहीं सकता था, आपने देखा सब हताश थे। कोई आदमी बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो तो भी कुछ नहीं कर सकता था, बहुत विद्वान आदमी हो, राइटर हो, रोज कविताएं लिखता हो या रोज कहानियां लिख के छोड़ देता हो तो भी कुछ नहीं कर सकता था, कर कुछ नहीं सकते थे। बहुत पैसे वाले आदमी है तो भी थाली बजाने के सिवाय क्या कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते थे। दीपक जलाओ, थाली बजाओ, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। तो करने को कुछ था नहीं, तो गजब का फ्रस्ट्रेशन जो है वो मानव समाज में आया, और वो अभी तक गया नहीं है। कई लोगों को लग रहा है कि लोग जानबूझ करके नौकरी बदल रहे हैं या नौकरी छोड़ रहे हैं, जबकि वो उनकी मजबूरी बन चुकी है, उनका दिमागी हालत ऐसी है। और जो रिडंडेंसी है किसी भी चीज को लेकर के, रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज का बेकार हो जाना, फालतू हो जाना। जैसे आपने कोई एक तकनीक सीखी, आपने कोई टेक्नोलॉजी का कोर्स किया और आप नौकरी में गए, और वो पहले 20 साल तक, 10 साल तक वो टेक्नोलॉजी काम करते थे, फिर अपडेट होते थे, अपग्रेड बाद में होते थे। लेकिन अब 2 साल में अपग्रेड हो जाती है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है इन दिनों में कि युवाओं में इतना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि रिडंडेंसी जो है वो कितनी है, जो स्किल्स हैं, स्किल रिडंडेंसी 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो आदमी को लगता मतलब मैं क्या, अभी तो कोर्स करके आया हूं, अभी तो ट्रेनिंग ली है, अब मैं फिर से कोर्स करने जाऊं, क्यों चीजें बदल जाती है। अब मैं वही बता रहा था कि कोई आदमी 4-5 साल के लिए जेल चला जाए तो बाहर आएगा तो सब कुछ बदल चुका होगा। हाँ, अगर मान लीजिए पिछले 6 साल में अगर कोई आदमी जेल में रहा हो तो नेटफ्लिक्स जानता है क्या तो बोले नहीं OTT पे आएगा मूवी, तो बोले OTT क्या है, OTT नहीं पता उसको। बोले तुम वो प्राइम वीडियो नहीं जानते, बोले नहीं प्राइम वीडियो क्या होता है, या तो थिएटर में देखेंगे, मतलब सिनेमा हॉल जाएंगे, या फिर टीवी पे देखेंगे। तो कौन से चैनल में, वो जी सिनेमा, वो मूवी किस पे आती है। अगर कोई वो चैनल ढूंढ रहा है आज के जमाने में, इसका मतलब वो अभी था नहीं इस दुनिया, जमाना बदल गया। 4 साल बाद और बदल जाएगा। ये तो हम एक जनरल एंटरटेनमेंट वाली बात कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी नौकरी में है तो वहां फिर बदल जाएगा। तो हम आपको क्यों पढ़ा पा रहे हैं, आप हमसे आधी उम्र के हो, पर हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रात दिन अपडेट रहते हैं।
मैं रात दिन न्यूज़ पढ़ता हूँ, रात दिन करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो मैं आपको नई सूचनाएं दे पाता हूँ। कई बार आप यहाँ बैठते होंगे तो आपको कई चीजें नहीं मिलती होंगी, अच्छा ये, जबकि ये आपको मुझे बतानी चाहिए, बल्कि मैं बताता हूँ। पर हर आदमी अपडेट रह पाएगा कि ये तो मैंने मेरा बिजनेस बना लिया, आज मेरी लाइवलीहुड ही है, मैं इसी से कमाता हूँ, नई चीजें जानता हूँ, नई चीजें बताता हूँ, लोग मुझे पैसा देते हैं। लेकिन अगर मेरा ये बिजनेस ना हो और मैं कमाने के लिए किसी दूसरे काम के लिए जाऊं और 8-10 घंटे पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए मैं कोई काम करूं और बाद में यदि मैं अपडेट होना चाहूं तो खो सकता हूं क्या? इतनी एनर्जी बचेगी? तो गया काम से। तो उस आदमी को नॉलेज कैसे आएगा? तो वो फिर खिन्न हो जाएगा, मुझे ये भी नहीं पता, बच्चे तो ये कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं जानता, मेरे साथ वाला तो ये जानता है, मैं वो भी नहीं जानता, मैं वो भी नहीं जानता। फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन, और इसी से फिर वो क्वार्टर लाइफ, अब तो मेरी तो हाफ लाइफ ही क्राइसिस हो जाए, मैं क्राइसिस महसूस ही नहीं करता कि मैं तो जिम भी जाता हूँ, मैं तो एंटरटेनमेंट भी करता हूँ, मैं तो OTT पे भी रहता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ, आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ। हर साल मेरे पास 18-20 साल से आसपास के नई फौज आती है, नए लोग आते हैं, नए लोग सलाह लेते हैं, मैं नए नए सपनों के साथ रहता हूँ, उनका सपना पूरा हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पार्टी देते हैं, कोई नमस्कार करता है, फिर नए लोगों के साथ जुड़ जाता हूँ। तो मैंने तो प्रोफेशन ऐसा बनाया हुआ इस वजह से, लेकिन बाकी लोग क्या करते होंगे, इस लेख को कैसे पूरा करते होंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ये पिछड़ापन जो है दूर हो सके। उसके लिए आपको बहुत बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो हमारे साथ वाले जितने सिविल सर्विसेज में भी हैं उनको भी मैं देखता हूँ, तो चाहे वो बड़े सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर हैं, कोई क्या है कोई क्या है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो पास में बैठ करके चाय पीना और 15-20 मिनट हमारी बात सुनना, वही उनके लिए एक बहुत बड़ा ऐसा टाइम होता है कि जिससे बहुत फायदा होता है। उनको कानूनों की समझ है, थोड़ा सा कंप्लायंस की समझ है, इम्प्लीमेंट कैसे होती है कोई चीज, ये इसको कैसे करते हैं, उसको कैसे करते हैं। तो वो जो सरकारी कामकाज है दिन भर का, तो वो तो पटवारी भी जानता है बहुत सारी चीजें बल्कि वो अच्छी तरह से जानता है, उससे वो सीखते रहते हैं। तो बाकी ये सब चीजें नहीं हो पाती, ये बहुत मुश्किल काम है। और एज के साथ कुछ लोग अध्यात्म की तरफ जुड़ जाते हैं, तो वही गीता पुराण और वही उठा लेते हैं, तो बस उसी तक रह जाते हैं। उससे बात नहीं, उससे कॉम्प्रिहेंसिव विजन नहीं बनता, जो खास करके सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट का होता है वो तो नहीं बन पाता। तो वो खुद अपने बच्चे को गाइड नहीं कर पाते सिविल सर्विसेज के लिए, जबकि खुद ने क्रॉस किए 30 साल पहले, 25 साल पहले, लेकिन अपने बच्चे को गाइड नहीं कर पाते। खुद सिलेक्टेड लोग भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो 25-30 साल पहले सिलेबस अलग था, दुनिया ही अलग थी, दुनिया पूरी बदल गई। तो यही सोशल मीडिया वर्सेस OTT, ऐसा एक आध क्वेश्चन लिखो कि OTT और सोशल मीडिया में क्या समानता है, क्या असमानता है। अब OTT बिल्कुल अलग चीज है, वो एंटरटेनमेंट का बेस है, जबकि सोशल मीडिया जो है वो कम्युनिकेशन का है। ठीक है, वो रिप्लेसमेंट नहीं है, ये ना ही उसका एडवांस वर्जन है, वो बिल्कुल अलग चीज है। तो ऐसे आपको जो है थॉट प्रोसेस आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के मेंस लिख पाओगे। मेंस लिखने के लिए ये लेवल आपको करंट अफेयर्स का लेके आना पड़ेगा, जो मैं बात कर रहा हूँ जिस रेंज में। क्योंकि मैं अभी स्टैटिक बताता तो स्टैटिक वाले में तो आप बोल देते कि ये तो आप सब्जेक्ट है, तो इसमें तो आप 26 साल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए बता दिया आपने, कितनी बार रिवाइज करवा दिया होगा आपने। लेकिन हम जो बात अभी कर रहे हैं वो इसी साल की बात है, वो अभी की बात है। तो इसलिए वो मैंने साइकेट्रिक्स वाली बात बताई आपको कि क्यों मनोचिकित्सकों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आउटडेटेड होते जा रहे हैं, या हम, तो इसी से गुस्सा तैयार होता है। और कई बार कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, आपने देखा था सुशांत सिंह राजपूत वाली, वो तो कॉन्स्पिरेसी थी, पता नहीं क्या है, उसका अलग इशू है। लेकिन एक बता रहा हूं, ढेरों लोग चले गए, सदमे में चले गए। और वो जो साइड इफेक्ट है कोरोना के, वो एक बिल्कुल अलग चीज है, क्लॉटिंग होना और साइड इफेक्ट होना, वो बिल्कुल अलग चीज है, मेडिकल इशू अलग चीज है। ये है व्यवहार वाली,
इसलिए आप जो ये लाइव क्लास में आते होंगे तो आपको कुछ उसके वो थेरेपी टाइप लगता है कि नहीं? ये एक छोटी थेरेपी टाइप लगता है। जो क्लास है अपने आप में, इसमें हम जो सप्ताह में 2 दिन बात कर पाते हैं ना आपसे, इसमें ही अपने आप में एक ये आपके लिए एक रेमेडिएशन है और आप इससे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि ये क्रिएटिविटी के, रचनात्मकता के बिना आप नहीं रख पाओ, तो रचनात्मकता होनी चाहिए जीवन में। लेकिन जिस आदमी ने अपने पेरेंट को खोया हो या बिल्कुल करीबी आदमी को खोया, उस पर रचनात्मकता भी काम नहीं करती। ये सब उपदेश जैसा होता है, वही जानता है जिसने खोया होता है। ठीक है, उसमें जो अपराध बोध आता है, क्योंकि अंतिम संस्कार भी बहुत बुरी तरीके से हुए ना लोगों के। आप अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाए, हरिद्वार भी ठीक से नहीं पहुंचा पाए, गंगा जी में डालते हैं ठीक से तो कहां डाल पाए। कई लोगों की बहुत बुरी दुर्गति हुई, आप गए तब तक हो सकता है अंतिम संस्कार हो गया और आप देख भी नहीं पाए। परिवारजनों को जो है चेहरा देखने को नहीं मिला। बहुत बड़ी दुर्गति थी कोरोना के समय। तो ये ऐसी क्राइसिस जब आती है तो उसके जो ये बिल्कुल एक अलग प्रकार के प्रश्न होंगे कोरोना से जुड़े हुए। इकोनॉमी के क्वेश्चन अलग होंगे। कोरोना की वजह से इकोनॉमी बाधित हुई, कोरोना की वजह से मनुष्य का व्यवहार भी बाधित हुआ। ये क्वेश्चन, व्यवहार जनित समस्याएं, स्वभाव जनित समस्याएं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया बहुत सारे लोग। और समाज पे प्रभाव, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, व्यक्तित्व पे प्रभाव, ये पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रूप में बाहर आ रहा है। अब ये कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन आया सभी में, थोड़ा बहुत सभी में आया, सभी पे उसका असर देखा गया। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि इसमें इतना काफी है। अच्छा, 1-2 चीजें और यूरोप के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। यूरोप का क्या रोल है अभी के पॉलिटिक्स, पॉलिटी में और इकोनॉमी में? तो आप है ना थोड़ा सा एक होमवर्क करिए, यूरोपियन यूनियन का बैकग्राउंड देखिए। यूरो और यूरोपियन यूनियन आज के होमवर्क में लिखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बना कैसे, थोड़ा वहां पे जाइए। और यूरो करेंसी के रूप में, इमरजेंस ऑफ यूरो एज ए करेंसी, इमरजेंस ऑफ यूरो एज ए करेंसी, यूरो करेंसी के रूप में कैसे उभर करके आया। अब आपको एक टेबल मिलेगी कि यूरोप या यूरो कंट्री जो होते हैं, ये यूरोपियन यूनियन, ये दुनिया में किन किन चीजों का निर्यात करते हैं, ठीक है, और आयात क्या क्या करते हैं, कहां से इनकी इकोनॉमी चलती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि चाइना का बहुत बड़ा रोल है। यूरोप में चाइना का रोल बहुत बड़ा। ठीक है, मैंने शायद एंगेला मर्केल वाला वो तो बता दिया था आपको, जर्मनी वाला था। हाँ, तो वो उसको आप इससे जोड़ सकते हो। ठीक है, और यूरोप के कौन कौन से देश ऐसे हैं जो चाइना से सीधे संपर्क में हैं और वहां से सपोर्ट लेते हैं टेक्नोलॉजी का और व्यापार में। ठीक है, और अमेरिका यूरोप के संबंध, अमेरिका और यूरोप के संबंध, फिर हम भारत और यूरोप के संबंध में आएंगे। तो पहले चीन यूरोप का संबंध, फिर अमेरिका यूरोप का संबंध यूरोपियन यूनियन के साथ में, और फिर भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध, तब जाकर के वो सब कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसा ही ओपेक कंट्रीज के साथ में, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ भी ठीक
यही आपको करना है, यूरोप के साथ, फिर अमेरिका के साथ में, और फिर इंडिया के साथ। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के सारे समीकरण चेंज कर दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, बहुत बड़ा परिवर्तन था। देखिए, जॉर्ज बुश को गए और ओबामा आए, जॉर्ज बुश के बाद जो ओबामा आए उसमें बड़ा परिवर्तन नहीं आया, जबकि एक रिपब्लिकन गया था और डेमोक्रेट आया था। और रिपब्लिकन के जाने के बाद में ओबामा 8 साल रहे, 2 टर्म पूरे किए उसने, तो डेमोक्रेट ने दो टर्म पूरे किए। लेकिन देखा जाए तो कैरी फॉरवर्ड हो रही थी पॉलिसी वही वाली, बुश वाली, है ना। तो बुश ने अफगानिस्तान पे हमला करवाया था क्योंकि 9/11 हुआ था बुश के समय में। ओबामा ने ओसामा को मारा, तो ओसामा को मारने के लिए तो बुश गए थे अफगानिस्तान में, लेकिन बुश नहीं मार पाया और किसने मारा? ओबामा ने मारा। तो आप देख रहे हो कि उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो। जो काम शुरू किया जॉर्ज बुश ने, कंप्लीट किसने कर दिया? ओबामा ने कर दिया। लेकिन ओबामा ने एक JCPOA बनाया था, किसके साथ? ईरान के साथ में। तो एक होमवर्क लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, JCPOA। ठीक है, ये एग्रीमेंट था ईरान के साथ में, JCPOA। तो ये आपसी समझौता था, एक एग्रीमेंट था ईरान के साथ कि न्यूक्लियर डील वो खत्म कर देंगे, मतलब वो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेंगे, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे इस टाइप का, और वो उनके साथ व्यापार करेगा, ट्रेड भी करेगा और सब कुछ होगा, ऑयल भी होगा और सब कुछ। उससे भारत को फायदा था। और इजराइल की जो स्थिति थी वो उतनी मजबूत नहीं थी, थोड़ा सा फिलिस्तीन को सपोर्ट था, और थोड़ा सा यूरोप में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनके साथ भी उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। लेकिन ट्रंप जो है उसने पूरा बदल के रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA खत्म कर दिया, ईरान को पनिश करना शुरू किया, चेतावनी देना शुरू की, इजराइल से जबरदस्त दोस्ती की, और न केवल दोस्ती की बल्कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है खास करके सऊदी अरब और उन सबको जोड़ दिया उसके साथ। उन्होंने कहा दोस्ती करो, शर्म अल शेख और वो सब, शर्म अल शेख समझौता, और वो देख लीजिएगा उसके साथ, यानी ओपेक कंट्रीज का, यानी खास करके ऑयल मोनार्कीज का किसके साथ? इजराइल के साथ दोस्ती। तो दुनिया भर के वैश्विक जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपको तैयार करना चाहिए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री की दोस्ती इजराइल के साथ में। तो ये तो बड़ी अजीब चीज है भाई। इजराइल जो है वो फिलिस्तीन का दुश्मन माना जाता है, महमूद अब्बास, रामल्ला सिटी, फिलिस्तीन, आप लोग समझते हो ना इन सब चीजों को। तो तैयार करो, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है, इजराइल में उसके बाद कौन आया, है ना, अभी इलेक्शन में कौन आया, और उसके बाद इजराइल का जो है संबंध सऊदी मोहम्मद बिन सलमान के साथ में, प्रिंस, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ में इजराइल का समझौता। तो इजराइल की दोस्ती हो गई है। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इजराइल की दोस्ती हो जाएगी। इजिप्ट, हाँ, या मतलब कोई भी नहीं सोच सकता था कि इजराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज का दोस्त होगा, क्योंकि फिलिस्तीन मुस्लिम कंट्री है और वो दोनों कट्टर दुश्मन है। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का परंपरागत झगड़ा है, भारत पाकिस्तान से भी खतरनाक है उनका। और इतने कट्टर दुश्मन के साथ में मुस्लिम देशों के साथ दोस्ती, और उसी को देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब ये आगे बढ़ा रहे हैं, जो बाइडेन आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके ऊपर पढ़िए थोड़ा सा जाकर के, थोड़ा आपको आर्टिकल हिंदी में भी मिल जाएंगे, BBC पे मिल जाएंगे, दैनिक भास्कर में मिल जाएंगे। तो इनको पढ़िए, इजराइल की और उसकी दोस्ती, ताकि आपके क्या क्वेश्चन जो है वो ठीक होंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई चीजें, ऐसे में भारत का रोल क्या हो जाएगा?
भारत की डिप्लोमेसी पूरी बदल जाएगी, क्योंकि हम जिन देशों के साथ इस तरह से संबंध रखते थे वो पूरे बदल जाएंगे, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल बैलेंस करके चलते हैं ना सब कुछ, कि हमारे दोस्त नाराज नहीं होने चाहिए, दुश्मन थोड़े टाइट रहे, ठीक है। तो ये तो पूरा जियोपॉलिटिक्स ही बदल गया। तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मैंने आपको लिखवाया, ठीक है। अभी मोहम्मद बिन सलमान ने जो जमाल खशोगी की हत्या की थी, नहीं लिखा हो तो वो भी देखो, जमाल खशोगी कौन था। जमाल खशोगी अमेरिका में इसका केस चल रहा है मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट, और वो चाहता है मोहम्मद बिन सलमान की उसका केस खत्म हो, ठीक है। तो ये सब यूट्यूब पे भी आपको इनके बारे में स्टोरीज मिल जाएंगी। तो ये सब पॉइंट्स क्लियर कीजिए। मैंने थोड़ा दरअसल क्या यहाँ सब कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता, एक एक मुद्दे को अगर मैं यहाँ कहानी कहूँगा तो बहुत, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ओपेक कंट्रीज, ओपेक ऑयल कार्टेल के नाम से सर्च करिएगा, ओपेक ऑयल कार्टेल। कार्टेल क्या होते हैं? ऑयल कार्टेल का मतलब जो कीमतें तय करते हैं, कार्टेल उनको कहते हैं जो कार्टेलिंग करते हैं, यानी कि कीमतें तय करते हैं, सब मिलकर के कीमत को ऊंचा उठा के रखते हैं, कीमतें गिरने नहीं देते, ठीक है। और इजराइल से तो हर कोई दोस्ती रखना चाहेगा, पेगासस तो पेगासस कौन सी कंपनी बनाती है? ये परीक्षा का प्रश्न रहेगा इस बार का, यूपीएससी भी एमपीपीएससी भी। पेगासस कौन सी कंपनी बनाती है? इजराइल की कंपनी का नाम बताओ। और सरकारी कंपनी है वो एक तरह की। और यहीं पे आप भारत इजराइल संबंध नोट्स बना लीजिए, एक भारत इजराइल संबंध। और श्रीलंका वाला छूट गया, तो भारत श्रीलंका संबंध इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका संबंध। आज जो मैंने जितनी भी बात की उसमें से कम 2 या 3 प्रश्न परीक्षा में आपको मिलेंगे। आपने ईमानदारी से होमवर्क किया तो आपके 2-3 प्रश्न आज ही हो गए, ठीक है। ये होमवर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्लास लंबी नहीं चलाई जा सकती, इसलिए होमवर्क जरूरी है, ठीक है। तो ठीक रहा कि भाई जूलॉजी पढ़ना था, ठीक है। चलिए, तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं।